आज हम सेल का द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का Q&A करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, अब पूरा तरीके से यहाँ फोकस हो जाइए सामने। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय, किसको किसको पता है, हाथ खड़ा कर ले, हाथ खड़ा करिए, बड़ा सा हाथ खड़ा करिए और सामने आके यहाँ पे बैठ जाइए। हमारे थोड़ा कुछ लोग पीछे जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे आके बैठो बेटा, सामने दिख नहीं रहे हो हमको तो। हाँ तो बताओ जल्दी से, किसको किसको पता है, हाथ खड़ा करो, बताओ। वेरी गुड, रुडोल्फ विर्काउ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Which is correct about cell theory in view of current status of our knowledge? It need modification due to discovery of, पढ़िए इसको बताइए। Which is the correct about cell theory in view of correct status of our knowledge about cell structure? मतलब कि सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बताती है, तो पढ़िए। इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या इससे इसका कोई संबंध है? किसको किसको पता है इसका आंसर, हाथ खड़ा कर दीजिए, बताओ खुशी बेटा। हाँ डी, हाँ बी। मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। रिप्रोड्यूसिंग टर्म कहीं पे भी आया था? सी, इसलिए इसमें सी हो सकता है। रिप्रोड्यूसिंग टर्म कहीं पे भी नहीं आया था सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स, क्योंकि वायरस क्या था सेल थ्योरी का, मैंने बताया था एक्सेप्शन था। इसीलिए रुडोल्फ विर्काउ जी ने भी क्या किया था, उसमें मॉडिफिकेशंस किए थे। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेम ऑफ स्लीडन एंड स्वान वॉज बहुत ही ईजी। अब इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। अंकित नहीं, प्रशांत, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। कितने लोगों को पता है, हाथ खड़ा कर दें। सेल थ्योरी, स्लीडन एंड स्वान, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। ओवरव्यू ऑफ सेल बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपसे दूर जाने वाला क्वेश्चन आया, इसका बताइए किसको पता है। सोनू पता है? हाँ पढ़ो पढ़ो। नहीं पता? देखिए क्या होता है। पोरेंस, पोरेंस क्या होते हैं? ह्यूज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद आ रहा होगा अगर आपको, पोरेंस था उसमें दिखाया था डायग्राम में, अगर आपको याद होगा। लेग हीमोग्लोबिन क्या है हमारा? पिंक कलर के नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद H+ एक्यूमुलेशन, ये हमारा हमेशा ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड, मतलब जब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर H+ ल्यूमेन में आता रहता है, तो ये इससे हो गया। फिर आपका D वाला हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है।
ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो वो डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस कि आपने कैसे किया है। अब ये देखिए, इसमें सारा कवर कर लिया, सेल भी कवर कर लिया, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन भी कवर कर लिया, आपका क्लोरोप्लास्ट भी कवर, फोटोसिंथेसिस भी कवर कर लिया, रेस्पायरेशन भी कवर कर लिया। समझ में आया ऑप्शंस कैसे बनेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी 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 इज करेक्ट। इसमें मुझे आपको थोड़े से स्टेटमेंट्स लिखवाने हैं, ये लिख लीजिएगा, चाहे अभी लिख लीजिएगा चाहे बाद में लिख लीजिएगा। पोरस जो होते हैं, ह्यूज पोर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, इन माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेग हीमोग्लोबिन टर्न करता है नोड्यूल्स को इन पिंक कलर। फिर H+ एक्युमुलेशन तो लिखा ही हुआ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड, और आपका क्या है, रेस्पायरेशन, हाँ, एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। बताइए आप ये बताइए, ये तो पता होना चाहिए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। याद है, एक स्लाइड में सेम ऐसे ही था, याद आ रहा होगा, मैंने कहा था इम्पोर्टेंट भी है, याद आ रहा होगा। बहुत पहले की बात हो गई, अरसे की बात तो नहीं हो गई। नहीं आता, कराएं। अब समझ में आया कि क्या क्या याद रखना जरूरी है। और यही नहीं, एक सेम ऐसी टेबल थी जो आपको स्लाइड में दिखाई थी, इसको नोट डाउन करना भी जरूरी था, इसको याद रखना भी जरूरी है। इसमें होगा, देखिए, एक का होता है हमारा, कहीं पे वाइट काम करता है, चलो यहीं से लिख देते हैं। अरे एक का होता है हमारा 5 थ्रेड बैक्टीरियोफाज। अब पलटो मत, अभी मत पलटो, पलट लो, अच्छा पलट लो। बैक्टीरियोफाज 5 इन, पलट लो, देख लो, चेक कर लो, वहाँ पे इम्पोर्टेंट तो नहीं नोट डाउन किया होगा तुम लोग ने स्लाइड से, मैंने बोला था नोट डाउन करने को। सोनू, सब आता है बेटा, पीछे बैठ के तुम लोग बढ़िया बढ़िया बात करते रहते हो। बैक्टीरिया, ठीक है। फिर ए का सेकंड हो गया, बी का, सी का होता है हमारा 4th, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, सी का 4th हो गया हमारा। और डी का हो गया हमारा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 3.3 होगा, ठीक है, 33 नहीं होगा, 3.3। और जो है हमारा बैक्टीरियोफेज लैम्डा का हो गया ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, अब बताइए। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, बी का फर्स्ट कौन सा हुआ, ए का सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का 4th हो गया, और डी का हो गया हमारा 3rd, तो डी वाला हो गया, ठीक है, डी वाला करेक्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे अगर आप तुक्का कैसे लगा सकते थे, अगर आपको चारों ना याद रखना हो, तो क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि कॉम्बिनेशंस अगर हमें 2 भी याद होते तो हमारा सही लग जाता। जैसे 5386 न्यूक्लियोटाइड, बहुत आसान है, ये सबसे पहला था स्लाइड में जब मैंने आपको दिखाया था। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, आपको याद होना चाहिए ये कि 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, सीधे याद रहेगा। 2 याद है तो बाकी तो लग ही जाएंगे ना, समझ में आया, मतलब याद तो सारे रखते हैं, लेकिन 2 भी याद होते तो करेक्ट हो जाता।
If the pH in lysosome is increased to alkaline, what will be the outcome? बताइए। क्या? कैसे बेटा बाबू, कैसे होगा? हवा में बोल रहा है। कितने लोगों को पता है? नुमान जी बताइए, बताइए बताइए। ऑनलाइन वालों से भी मुखातिब बोलें थोड़ा सा। विकास गिरी आंसर देंगे यस मैम के बाद? हर्षित, विकास, गोविंद, आंसर भी चाहिए बेटा हमको। आंसर देते जाइए चैट बॉक्स में। हाँ जी बताएं, बताएं बताएं। क्या नहीं, क्या सी? कैसे बताओ बेटा? सी ही होगा, बहुत इजी है, इसमें क्या दिक्कत ही है? क्यों क्यों सी? ए कैसे होगा बेटा? एसिडिक एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे किस में, बताया था ना मैं। तुम लोग बेटा इसीलिए कहते हैं हर स्लाइड पे ध्यान देना है, मैम की हर बात पे ध्यान देना है। मैम हवा में नहीं बोलती हैं कुछ भी, ठीक है? लाइसोसोम्स ठीक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें, याद होगा अगर आपको। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक। कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं सोनू, अंकित? कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं बताइए, मिलिए देखिए हमको इधर। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? न्यूक्लियसेस, भूल गए आप लोग, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस। तो अब एक बात बताइए हमें कि एसिडिक इन्वायरमेंट है, एसिडिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, और आप वहाँ पे दे रहे हैं उसको पीएच अल्कलाइन किए दे रहे हैं, बेसिक किए दे रहे हैं, तो क्या वो एंजाइम एक्टिव होंगे? नहीं होंगे ना, इनएक्टिव। तो भैया सीधी सी बात है, इनएक्टिव हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सीधी सी बात, इसमें कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग से डाला है, इसको बताइए। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसको सही कर लेंगे आप, है? जितनी भी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, न्यूट्रोफिल्स, इरिथ्रोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सारी सेल्स को अरेंज करना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा। बताइए बताइए, तुक्का सही मारो, थोड़ा सा और पहुँचो वहाँ तक। 80 में से तो सही कह रहे हो, या तो तुक्का मार रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, बताओ। बी होगा। क्यों होगा बी? रीज़न, पहली चीज़, ऐसे भी भूल जाओ तो वैसे भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा तो ब्लड ही होता है, इराइथ्रोसाइट्स तो सबसे ज़्यादा होंगी। अब इराइथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होंगी, सी हो गया। फिर हमारा जो है ए हमारा क्या है? प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स देखते हो डेंगू में बहुत ज़रूरत होती है, प्लेटलेट हो गया। बाकी का अपने आप जोड़ते चले जाओ। बी प्लेटलेट हो गया, फिर बी न्यूट्रोफिल्स हो गया, फिर न्यूट्रोफिल्स के बाद हमारा मोनोसाइट्स हो गया, और हमारा यूसिनोफिल्स हो गया, ठीक। कोई कन्फ्यूज़न? ऐसे 4-5 क्वेश्चन कल भी आपको मिलेंगे, तो उसको देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको नीट में भी वैसे क्वेश्चन तो अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन दें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर? वेरी 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 ईजी। स्टिकी मतलब चिपचिपा। हमसे पूछो, तुम लोग हिंदी उधर पूछते हो, हमसे पूछो। स्टिकी मतलब चिपचिपा। मारेंगे तुम लोग को, बहुत मारेंगे हम। हवा में आंसर दे रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल? अभी मैंने कल स्लाइमी, स्टिकी सब बता डाला।
ग्लाइकोकेलिक्स, डी, लिख लीजिएगा इसमें कहीं ग्लाइकोकेलिक्स। एक लास्ट का पेज खोलिए, लास्ट एक मतलब जो है जहाँ पे सेल खत्म। एक काम करो तुम लोग, जैसे जहाँ पे Q&A हम कराएंगे जब, तो Q&A की एक अलग कॉपी बना लो, ठीक है। Q&A की एक अलग पतली सी एक ऐसी अलग कॉपी, सुनो मेरी बात, अपनी ही बातों में लगे हो। Q&A की एक अलग कॉपी बनाएंगे आप लोग, ठीक है। Q&A की अलग कॉपी में आप वो वाले क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे, क्योंकि होता क्या है, एग्ज़ाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जो पता है वो आपको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। जो आपको नहीं पता है यहाँ पे मैं उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस लिख पाऊँगी, वो आपको साथ साथ में नोट डाउन करते चले जाना है और उसको बार बार उसको रिवाइज़ करना है जहाँ जहाँ पे आप फॉल डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो Q&A की अभी आप एक पेज पे फिर एक नई कॉपी बना के जो चीज़ें आपको Q&A की ये लग रहा है कि इसमें अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको देखिए, नोट डाउन करिए। हमेशा क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ये देखना है कि आप एरर कहाँ कर रहे हो। पढ़ना और पढ़ने के बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं और जब हमसे क्वेश्चन आंसर नहीं निकलते, तो हमको अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ पे फॉल्ट आ रही है और कौन सी जगह जो हमारी अभी कमज़ोर है, जहाँ अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो Q&A की आप एक अलग कॉपी बनाएंगे जिसमें आप लोग सब जगह एक एक जगह, जैसे अब सेल का स्टार्ट हुआ है तो सेल का फिर ऐसे धीरे धीरे करके नोट डाउन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं जो डिस्क्रिप्शंस लिखवाऊँगी जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ऐड ऑन करना चाहिए, तो वो आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन करिए या फिर मतलब वीडियो देख के, वो आपके ऊपर है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं। ग्लाइकोकेलिक्स हो गया हमारा, स्लाइम लेयर भी बोलते हैं इसको। बैक्टीरियल सेल को ये स्टिकीनेस देता है, बैक्टीरियल सेल में ये स्टिकीनेस देता है। स्टिकीनेस मतलब चिपचिपा। अगर कहीं पे भी हिंदी के वाला प्रॉब्लम है तो आप हमसे मिलिए, कोई भी उस पर ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आपकी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। हो गया। कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम, ये बहुत इजी है, इसका आंसर मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करती हूँ, तो इसका आंसर आप लोग सही बताएंगे। बताइए, कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम सिंगल स्ट्रक्चर याद आ रहा है, बहुत बार बनाया है क्लास में। और भी थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा वो कर लोगे ना, कोरिलेट कर लोगे तो भी बता दोगे, क्योंकि इसमें इसका एग्जैक्ट टर्म की ना जगह थोड़ा सा उससे डेविएट टर्म लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो कहीं यहाँ पे था ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है ना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो अभी आपने ये पढ़ा ही नहीं, ये तो रेप्लिकेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीमर तो बहुत सारे मोनोमर का पॉलीमर बना होता है, बहुत सारी सिंगल यूनिट्स का क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल यूनिट को हम पॉलीमर कहते हैं। ख़त्म काम, एनी ऑप्शन में। पॉलीपेप्टाइड हम प्रोटीन को कहते हैं, तो प्रोटीन कहाँ से आ गया, तो भाई पॉलीराइबोसोम। अब देखिए नाम से पता चल रहा है ना, एक राइबोसोम। अगर इसको ऐसे भी कोरिलेट कर लो, एक राइबोसोम, तीसरा, चौथा, सब राइबोसोम ही तो है, तो इसको हम क्या टर्म दे दिए, पॉलीराइबोसोम नाम दे दिया हमने, या तो हमने इसको पॉलीसोम कह दिया, बस दैट्स इट। इतना ही तो याद रखना है इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। डन है, समझ में आ रहा है प्रशांत जी? चलिए बताइए, ये तो आप लोगों को बता लेना चाहिए, बहुत ही आसान है ये। बताइए। हाँ हाँ, वेरी गुड, डी ही होगा, बहुत सही आपने बताया है। रीज़न, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, मेथेनोजेंस प्रोकैरियोट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ये, और गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया में पाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन लार्ज सेंट्रल वॉल वैक्यूल हमारी हमेशा प्लांट सेल में होती है, जो कि 90% ऑफ द सेल कवर करती है। तो ये जो है हमारा मिसमैच है, ठीक, क्लियर है। ये बताइए, बहुत इजी, वेरी इजी। हाँ, सही बता रहे हो तो क्यों डर रहे हो, मतलब गलत भी बताओ तो डरो मत, क्योंकि भाई बताओगे तभी तो पता चलेगा। स्मूथ ही यार,
अगर आपने अपनी कॉपी पलट के देखी होती तो उसमें साफ साफ लिखा है कि स्मूथ ईआर हमारा सिंथेसिस ऑफ लिपिड कराता है, ठीक है। रफ ईआर हमारा ये सिंथेसिस ऑफ क्या कराता है, प्रोटीन कराता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है। और जो है रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कोई मतलब ही नहीं है, आपने सीधे सीधे पढ़ रखा है। फिर स्मूथ ईआर, तो ये वाला तो आपको एकदम सही। और आपको क्या यहाँ पे खोजना था, करेक्ट मैचिंग खोजना था। तो करेक्ट मैचिंग आपने खोज लिया, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता ही थी ना। इसमें आपको ऑप्शंस ऐसे, आपको क्या लगता है कि आप इतनी बड़ी मतलब जो है पूरा बायो में से जब सेल वो चैप्टर के क्वेश्चंस बनाएंगे हम, अभी तो ये बहुत इजी लेवल के, अभी मैं उसको और टफ करूँगी। तो अभी जब उसमें 4 कॉम्बिनेशन में अगर आपको 2 कॉम्बिनेशन भी पता है तो आप चीज़ें सही से कर ले जाओगे। समझ में आ रहा है। और 2 कॉम्बिनेशन में अगर आपको देखिए यहाँ से ये चीज़ पता होती, अगर आपने अपने नोट्स को बहुत बार मल्टीपल बार रिवाइज किया है तो आपको ये चीज़ पता है तो आप तुरंत सही कर दो, ठीक है। क्लियर है। DNA इज़ नॉट प्रेजेंट इन, वेरी इजी, ये भी बहुत इजी, इसको बताइए। सही तो बोल रहे हो, बोलो। हाँ तो सही बोल रहे हो। हाँ अच्छा जी, अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए नहीं पाया जाता है भैया मेरे, न्यूक्लियस में तो डीएनए प्रेजेंट ही होता है, हम लोग को पता है ना। इसीलिए कहते हैं कि नोट्स को जो आप लोग हल्के में लेते हैं और नहीं पढ़ते हैं, ये आप लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। और मैंने पहले दिन से कहा कि आपको नोट डाउन करना है, आपको रिवीजन करना है, बट आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में डीएनए बेटा जी पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए बेटा जी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए बेटा पाया जाता है। और मैंने एंडोसिम्बायोन थ्योरी भी बताई थी, याद आया। एंडोसिम्बायोन थ्योरी की ये इससे बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है, याद नहीं होगा, आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि रिवीजन तो होता ही नहीं है। एंडोसिम्बायोन थ्योरी बताया था, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि एंडोसिम्बायोन थ्योरी में क्या होता है कि ये समझा गया था कि ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। क्यों इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इन सबके पास क्या है, हमारा सर्कुलर डीएनए है। ये रीज़न दिया गया था, सर्कुलर डीएनए है और राइबोसोम है। और राइबोसोम के पास कौन सा डीएनए होता है जी, खत्म। मतलब आप लोग ये तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, राइबोसोम के पास डीएनए होता नहीं है, तो ये वाला हमारा सही हो गया। अब ये मत सोच लेना कि मैम ने गलत सही दोनों ही कर दिया है। इसका मतलब है यहाँ से, एक मिनट मैं लिख ही देती हूँ कि डीएनए इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये सही है। एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, बता सकता है कोई, बताइए। हाँ वेरी गुड, थर्ड ना, क्या बोला, सी बोला ना, हाँ बी बोला, डी नहीं, सी वाला सही है बेटा, इसको रट लो, सी वाला, ठीक है। ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू, बताइए। रिवर्स कर दिया, बताइए, कोई दिक्कत। सात अंक हुआ भाई, देख लेना, जाके कंफर्म कर लेना, हमको भी बता देना। मतलब हम नहीं कह रहे हैं, देख के बताना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद। ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू, कौन सा, क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ऑटो रेडियोग्राफी। बहुत इजी है ये, बताया है मैंने, सेंट्रीफ्यूगेशन बता दिया, आंसर। सोनू पता चला आंसर तुम्हें, मैंने आंसर अभी लीक कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए होगा
क्योंकि मैंने ये बताया है आप लोगों को कि मिक्सी की तरह काम करता है ये, मिक्सी के कॉन्सेप्ट पे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है किसको, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। सेंट्रीफ्यूज सेपरेट करता है एनी मॉलिक्यूल, एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल, किसी को भी, ठीक है, और मॉलिक्यूल पदार्थ या सब्सटेंस समझते हो ना, जैसे कि घनत्व के बेसिस पे जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी पदार्थ को अलग कर रहे हैं घनत्व के बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। घर में मिक्सी देखी है, बताया भी है मैंने शायद 2-3 बार क्लास में, बताया कि नहीं बताया। मिक्सी होती है, मिक्सी में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो जो हैवी वाली चीज़ होती है वो नीचे रह जाती है और जो लाइट वाली चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूज भी, जितने भी काम हम लैब में करते हैं, जितने भी काम करते हैं, जैसे हमें डीएनए आइसोलेशन करना है तो हमें सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, डीएनए पैलेट के रूप में हमारा नीचे आ जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा बेसिक स्टेप है हमारी लैब का। जब भी हमें कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल, जैसे मान लो हमें डीएनए से प्रोटीन को अलग करना है, आरएनए को अलग करना है, तो हम कौन सी मशीन यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूज यूज़ करेंगे। क्लियर है ये बात, क्लियर है। प्रोकैरियोटिक सेल, बताइए, ये तो बहुत ईजी, बताइए। बहुत ही ईजी। देखिए हम पढ़ते हैं इनबैक्ट, हाँ क्या बोल, स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन सेल वॉल, ठीक है। और पहला वाला इन बैक्टीरिया द मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड, ये सही है। तो कौन सा सही होगा, नुमान पढ़ रहे हैं लग रहा है बस केवल। सी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सी इज करेक्ट, वेरी गुड। खुशी पढ़ाई नहीं हो रही बेटा, है सविता पढ़ाई नहीं हो रही है, सोनू रिवीजन नहीं हो रहा बेटा, नहीं हो रहा है ना, रिवीजन नहीं चल रहा है ना, क्यों प्रशांत, रिवीजन नहीं, अंकित बेटा रिवीजन नहीं करना है, 1 साल में क्वालिफाई करना है ना। कोई भी दिक्कत हो हमसे आके पूछो, हम इसलिए बोलते हैं ना। रिवीजन मैंने बताया था, देखो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, समझ रहे हैं। Which of the following statements about inclusion bodies is incorrect, ठीक है। These are involved in ingestion of food particles. They lie free in cytoplasm. These represent reserve material in cytoplasm. They are not bound by any membrane. और मैंने बताया था inclusion body is very important, very important. लगी है एक और कर पाए, हो पाया, हो पाया। लैक ऑफ रिवीजन, क्यों बेटा खुशी, रिवीजन नहीं हो रहा है। इंक्लूजन बॉडी पढ़ा, कितने अच्छे से मैंने क्लास में पढ़ाया था, याद करो। सोनू अंकित हो रहा है ये, बताइए बेटा। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ से आपको ये याद रहनी चाहिए कि इंक्लूजन बॉडी, अगर आपने इंक्लूजन बॉडी का आप वापस खोल के देखिए चैप्टर टॉपिक खोल के देखिए, सीधे सीधे है उसमें कि वो रिजर्व मटेरियल का काम करता है। एक ऑप्शन तो यहाँ से ही क्या हो गया हमारा,
करेक्ट हो गया, ये सही है। नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ये भी बताया था मैंने, कहा भी है बार बार क्लास में कि कुछ चीज़ें नॉन मेम्ब्रेनस हैं, वो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक है, ये भी सही हो गया। साइटोप्लाज्म में तो ये लाई करते हैं, तो ये भी सही हो गया। गलत क्या हुआ? ये वाला। तो सही क्या हुआ? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर सही बोल रहे हो। सेंट्रियोल्स होगा नहीं, देखो सेंट्रियोल गया, माइक्रोट्यूब्यूल गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारी अमीबा में होती है, तो गैस वैक्यूल्स, ठीक है। द साइज ऑफ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, याद है कि स्लाइड याद आनी चाहिए। चार चीजें थी इसमें। चेक करो, देखो अब तुम लोग इसी टाइम चेक करो, देखो नोट्स में है, चेक करो। हाँ, क्या होगा? बी तो कतई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि PPLO सबसे छोटी होती है। अब यहाँ से ही याद कर लेना, ये टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मैं जब ये स्लाइड बता रही थी तब भी मैंने बताया था कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट? देखो दोबारा फिर से आएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। अभी थोड़ी देर पहले करवाया भी था, बताइए अब इसका आंसर। हाँ, वेरी गुड, अभी तो थोड़ी देर पहले कराया है। फ्री इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। बहुत इजी, इसको जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत इजी है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बता भी चुकी हूँ, इतना तो हिंट दे दी। हाँ बिल्कुल ए होगा, अभी थोड़ी देर पहले पॉलीसोम लिखा था, भूल जाते हो तुम लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है। क्यों सोनू, नहीं पता तो तुम्हें इसका आंसर? हाँ, नहीं पता था? अंकित, नहीं समझ में आ रहा बेटा, तो फिर इसका आंसर कैसे नहीं बता पाए तुम लोग? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल इज स्टोर्ड इन, बहुत आसान, ये भी अभी बताइए, जल्दी बताइए। कॉमन सेंस, लिंकिंग प्रॉब्लम है आप लोगों की, पता है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया क्या प्रॉब्लम है। लिंकिंग प्रॉब्लम है। लिंकिंग प्रॉब्लम मतलब समझते हो? एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ना जोड़ने की प्रॉब्लम। अभी जैसे ये क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। सोनू समझ में आ रहा है बेटा इसका आंसर? हाँ, वेरी गुड, बी होगा भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल करती हैं, प्रोकैरियोट्स में करती हैं, ख़त्म काम। क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं। बी वाला सही है। क्यों सोनू, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तब फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए बताइए। बताइए, बहुत इजी। अभी मारेंगे, कल ही इस पे करवाया है, सेल वॉल पे एक जगह लिखवाया था कि पेप्टाइडोग्लाइकन की कौन सी सेल वॉल होती है, जो है फंगल की सेल वॉल हमारी किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन की होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। हाँ, अच्छा जी। पिल्लाई और फेम्ब्री कहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि वो मोटिलिटी का काम कर रहा था? जो पढ़ा है पहले उस पर तो ध्यान डालो। क्या पिल्लाई और फेम्ब्री
मोटिलिटी में हेल्प करता है? नहीं, दैट वर्क है फ्लैजिला। फ्लैजिला याद आया? फ्लैजिला मोटिलिटी करता है। जब फ्लैजिला मोटिलिटी करता है तो अब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो लैक फ्लैजिलेटेड सेल, ये तो चलिए आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, नहीं पढ़ा। ये तो आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा के पास वॉललेस ऑर्गेनिज्म, ये भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर आपका क्या निकल के आया? बी वाला सही आंसर हो गया। समझ में आया? मतलब इसके लिए तो सही आंसर है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो। अच्छा, एक और बात, जब आप नीट के एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं है ना। मैं पढ़ भी रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ। अब यही क्या होता है कि प्रैक्टिस, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल प्रैक्टिस, और इसको जब टाइम लगा के प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, तब तुम्हारी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। तब तक सही डायरेक्शन में नहीं है जब तक आप टाइम बाउंड होकर सही आंसर्स नहीं निकाल ले रहे हो। समझ में आ रहा है? जैसे अब ये है तो अब इस क्वेश्चन में इतना टाइम दिया, इतना टाइम रहेगा क्या वहाँ पे? आप ये सोचो कि आप मान लो आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, आप 100 में 100 क्वेश्चन सही कर रहे हो, लेकिन आप अगर उसको एक टाइम बाउंड में नहीं कर रहे हो तो मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? खुद से फिर टाइमर लगा के पहले तो ये प्रैक्टिस लाओ कि 100 क्वेश्चन लगाओ तो 100 के 100 सही हो जाए। फिर ये प्रैक्टिस लाओ कि टाइमर लगा के क्वेश्चन करने हैं। कोई तुम्हारे यहाँ पे जितने टेस्ट होते हैं वो भी सफिशिएंट थोड़ा ना हो जाएंगे। जब आपको अगर एक साल में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए ना। आप अपनी पर्सनल कितनी तैयारी करो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो? यहाँ पे तो हम लोग जितना करवा पा रहे हैं करवाए। आप घर पे, अब जैसे यहाँ पे जब मैं Q&A करा रही हूँ तो जो मैंने करा चलिए कुछ चीज़ें नहीं पता चल रही हैं, जो चीज़ें नहीं पता चल रही वो एकदम खटा कैसे आंसर आने चाहिए, तब मज़ा आता है। समझ रहे हैं? ये करना है Q&A सेशन, मतलब तुरंत आंसर निकल के आए। और ये तो कब का पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता? वेरी इजी, बहुत इजी है। हाँ, किसने बोला? वेरी गुड। मीजोसोम पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता है, इसलिए सी सही गलत हो जाएगा। पता चला जो बच्चा ऑनलाइन देखेगा, मतलब इसमें क्या होगा, हमारा सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। डन है? द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक। हाँ, वेरी गुड। किसने बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। फिम्ब्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? बताइए। यहाँ पे तो कॉमन सेंस यूज़ कर दोगे तो 2 मिनट में आंसर दे दोगे। कॉमन सेंस से आंसर हो जाएगा, कॉमन सेंस से आंसर हो जाएगा। जो पहले अभी इतनी बड़ी हिंट दे रही हूँ कि पहले कुछ स्लाइड्स कराई हैं, उसमें कुछ ऐसा था जो इसमें है। अब तो बता दो। सोनू, हमसे भी बात कर लो बेटा। मैं ये कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपकी पहले वाली स्लाइड्स में छिपा हुआ है। पॉलीसोम, पॉलीसोम जैसा क्या कुछ पाया जा रहा होगा इसमें? नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बाकी तीनों इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। ये इंक्लूजन बॉडी कहाँ से हो गया? राइबोसोम था ये। इंक्लूजन बॉडी तो ये हो ही नहीं सकती है। माना कि आप तीनों नाम भूल जाओ, लेकिन ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, राइट आंसर। क्रोमेटोफोर्स टेक्स पार्ट इन, बताइए जल्दी बताइए। हाँ, रेस्पिरेशन, वेरी गुड। क्रोमेटोफोर इज इक्वल टू क्लोरोप्लास्ट और मीजोजोम इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया। याद आया? तो फोटोसिंथेसिस इज अ राइट आंसर। D1 इज द राइट आंसर। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच, ये तो फर्स्ट
रिपीटेड हो गया 2000 ए इज राइट आंसर। ठीक है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? ये सही, री में भी आया है, तो री में इससे पता चलता है कि ये कितनी बार रिपीटेड हो तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब तुमको क्या लग रहा है? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बतानी है कि जैसे इसमें ये पूछा, तो अब इसके चारों ऑप्शन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। मतलब राइबोसोम नीट का इंटरेस्ट एरिया, मीजोसोम इंटरेस्ट एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेस्ट एरिया, क्योंकि री आ रहे हैं, ठीक है, रिपीट आ रहे हैं, तो मतलब इससे क्वेश्चन तो आपके गलत ही नहीं होने चाहिए कभी। Which structure perform the function of mitochondria in mesosomes? B1 is right. The motile bacteria are able to move by very easy. हाँ, ये अब तो बहुत easy आ रहे हैं। Flagella. Why is the capsule advantageous to desiccation? ये बताइए। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें जैसे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन नहीं, मिसिंग है इसमें। तो आप मुझे बस ये बताइए कि ये किसके लिए काम करता है? सही है, और मतलब इसमें ज़्यादा कॉम्बिनेशन सही है, ये मैं कह रही हूँ। मतलब इसमें ये नहीं, अरे भाई ये देखिए, कैप्सूल अटैच तो कराता है सरफेस पे, ठीक है, हाइड कराता है, बता ही दिया आप लोगों ने, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, तो ये अभी कॉम्बिनेशन जैसे इसमें नहीं दिया है, तो ए सी डी तीनों सही है, ठीक है। गलत क्या है ये इसमें? प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन। ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, बताइए। A layer present, हाँ, a layer present between cell wall and membrane of bacteria, cell wall of bacteria सबसे आउटर होती है, तो कौन सा बताया? डी बताया ना, हमें ए सुनाई पड़ा। सही, वेरी गुड। तुम ही पढ़ रहे हो लग रहा है। क्यों सोनू, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो? रिवीजन नहीं हो रहा है? थोड़ा और करो बेटा। क्रोमोसोम्स बताइए। क्रोमोसोम्स इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 2 3 इन नंबर, आर ऑलवेज, क्या होगा? किसी को पता है? वेरी गुड। किसको नहीं पता है ये बात? नहीं समझ में आया? अरे भाई, बैक्टीरियल क्रोमोसोम सीधे सर्कुलर होता है, इसमें इफ एंड बट होता ही नहीं है, लीनियर होता ही नहीं। कैन बी आइदर सर्कुलर, लीनियर मतलब ही नहीं। लीनियर देखा तो कट कर दिया, लीनियर देखा कट कट कट, ए वाला सही, दैट्स इट, वेरी गुड खुशी। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन, किस में होता है? बताओ, सही बता रहे थे। किसने सही बताया? किसने बोला? क्रोमेटोफोर ना, सही। बी, क्या हुआ सोनू, तुम लोग जो है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बहुत ही ज़्यादा आसान, बताइए। बहुत आसान, बहुत आसान। आधे क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं कि उसके आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ अभी, बहुत आसान। अरे भाई, रेस्पिरेशन कौन कराता है? रेस्पिरेशन कहाँ होता है? मीजोसोम इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है? मतलब फोटोसिंथेसिस कौन कराता है? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है, तो क्या हो गया? रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल टू मेसोसोम, तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। डी इज राइट आंसर। यूकैरियोटिक सेल, ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये तो आप लोग को तुरंत बता देना चाहिए।
एक दिन रोक के बताया था बीच में। राइबोसोम्स, रट लीजिए इसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। 80 राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे किसमें, राइबोसोम्स में। और राइबोसोम में और क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स में और हमारा पाया जाता है, सॉरी बिंदी नहीं लगानी थी, बिंदी लगा दी है जल्दी जल्दी में, तुम लोग मत लगाना। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, प्लस राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती हैं जो कि 80 होती हैं। इसको रट डालो, ठीक है सोनू। हम इधर भी बात करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडो, बहुत ही ईजी, बताइए ये तो बता देना चाहिए ऐसे ही। हाँ बताओ। हाँ बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? यस। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? नहीं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है? यस। पेरोक्सिसोम पाया जाता है? नहीं। तो सही कौन सा, ACE। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाई साइटोस्केलेटन इन अ सेल, बताइए, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, बहुत इजी, मैंने बताया भी था, अभी साइटोस्केलेटन पढ़ाया था। रट लीजिए इसको यहाँ से कि ये मोटिलिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रट डालिए इसको, साइटोस्केलेटन इज इक्वल टू मोटिलिटी, कहीं लिख डालिए, ठीक है। विच, अब इसको जल्दी से पढ़ के आप लोग बताइए हमको। चला गया? Which of the following statement are correct with respect? It is important site of the formation. First site, नुमान बताते जाओ, जिसको आता है बताते। It produces cellular energy in the form of ATP. नहीं। It modifies the protein synthesized by, सही। It facilitates transport of A और C. Very good. A और C सही। मोटिलिटी मेन रोल प्ले करता है। बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, कौन सा टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ़िकल्टी पास करेगा। ऐसे सब्सटेंस जो कि लिपिड में सॉल्युबल हैं वो तो इजीली पास हो जाएंगे ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद करो, ऊपर लिपिड का वो था, पोलर ग्रुप था, अंदर नॉन पोलर मतलब ग्रुप था, ठीक है। तो जब नॉन पोलर है तो लिपिड वाला तो इजीली पास हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक मतलब अंदर वाले पूरा रीजन हाइड्रोफोबिक था। लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है हमारा, वाटर से प्यार नहीं करता है लिपिड, तो ये आसानी से पास हो गया। ऑल सब्सटेंट हाइड्रो इर्रेस्पेक्टिव मतलब जितने भी सब्सटेंस हैं, क्या सब सब्सटेंस पास हो जाएंगे? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इफ़ द pH इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू, पता नहीं है कुछ गलत आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोफिलिक मोइटी वाला, भाई हाइड्रोफिलिक वाला थोड़ा ना पास कर पाएगा, अंदर का पूरा रीजन हाइड्रोफोबिक है, क्या हाइड्रोफिलिक वाला पास हो जाएगा? जो वाटर लविंग है वो हमारा लिपिड वाला इतना आसानी से पास होने देगा? नहीं पास होने देगा। उसी के लिए प्रोटीन्स होती हैं, तो प्रोटीन डिसाइड करेगी कि आप अंदर आओगे कि नहीं आओगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? बताइए। सारे सी हाँ, सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ईआर, ठीक। स्मूथ ईआर डिवोइड ऑफ राइबोसोम, ठीक। प्रोकैरियोट ओनली आर इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन, गलत, ये थोड़ा सा वैसे हो गया, SCR इज द सही है। वेरी गुड, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे अच्छे। ये लोग रिवीजन नहीं चल रहा है ना, अब इससे हम ये सही कर दें क्योंकि हम जो है बच्चे जो देखेंगे फिर उसको सकते हैं। बताइए। देखिए, माइक्रोबॉडीज यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, याद होगा, ग्लाइऑक्सीसोम्स, परऑक्सीसोम्स, याद आ रहा है, प्लांट, एनिमल, ठीक है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल बिटवीन इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा होगा आप। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब गलत क्या हुआ, चौथा तो वैसे भी गलत हो गया। पजेस अ कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, ये आपने पढ़ा भी नहीं और ये जो है गलत भी हो गया, क्योंकि 3 आपको पता है एकदम सही है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे होंगे आप सोचिए, है ना। तो ये सही तो ये गलत, तो हमारे लिए ये सही। अब कौन कौन बताना स्टार्ट करेगा? क्रिस्टी, नो, सोनू बताओ। क्रिस्टी कहाँ जाएगा? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, वाह, गुड। थाइलेकॉइड क्या करेगा हमारा? बी का 4th, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन, वेरी गुड। सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सिस्टर्नी, गोल्जी बॉडी, डन। When the centromere is situated in the middle of 2 metacentric, very good, किसने बोला? Very good, metacentric। When the centromere is situated in middle of the 2 arm, एक्रोसेंट्रिक कब बोलेंगे? सोनू एक्रोसेंट्रिक कब बोलेंगे? पढ़ाई नहीं हो रही बेटा। एक्रोसेंट्रिक कब बोलेंगे? खुशी, सविता, प्रशांत, ये काफी बड़ा हो, हाँ, ये काफी मतलब छोटा हो, बिल्कुल एंड पे हो जाएगा। मतलब वो एक तो हो गया हमारा, देखो सबसे पहले मेटासेंट्रिक आता है, फिर सब मेटासेंट्रिक आता है, फिर एक्रो, ये टर्म याद रहेगा तो फिर पूरा याद हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेसिकली इसमें हमारा हो गया मेटासेंट्रिक, ठीक है, ये वाला। The organelles that are included in endomembrane systems are endoplasmic reticulum, Golgi, very good। किसने बोला भाई? देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया तो वैसे भी नहीं होता है, तो ये तो वैसे भी गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे भी ये छट गया, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे भी, तो हमारा ले दे के ये सही हो गया, ठीक है। विच इज़ द इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। और बताइए क्या सही तो बताए, और डर क्यों रहे हो? जब इसको मैंने बताया था इसको रट लो, तो ये तो सही है। ये सब पता है मैं कौन से क्वेश्चन करा रही हूँ, जो मैंने बोले हैं क्लास में, मैंने बोले हैं कि एकदम ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आगे जैसे ये वाली लाइन मैंने ऐसे 2-3 बार बोली कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, और ये आएगा, नीट में भी आएगा, ये भी समझ लो। हाँ जी, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA
अकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने पूछा भी था, क्वेश्चन भी पूछा था। हाँ हाँ, देखा, गलत किया। और ये भी मैंने बोला था, अब मैं बताती हूँ, अब मैंने क्लास में ये भी बोला था कि आप लोग राइबोसोम मार के आएंगे, तो वो सही बोल रहा है, न्यूक्लियोलस होगा। मैंने ये भी बोला था, ये टर्मिनोलॉजी पूरी बोली थी कि न्यूक्लियोलस आप कंफ्यूज होंगे और आप राइबोसोम मार के चले आएंगे आंसर। इसीलिए मैं जब जब बोलती हूँ तो मेरी हर बात को ध्यान से सुना करो। समझ में आया? न्यूक्लियोलस होगा, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हमेशा न्यूक्लियोलस, रट डालिए इस चीज को। बताइए बताइए। हाँ, वाह, मतलब नुमान ही पढ़ रहे हैं लग रहा है। अब देखो, तुम्हारे में से एक बच्चा है, वही बीच में ये आया भी नहीं था, है ना। डी देखो, नुमान बताते चलो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड सिंथेसिस, याद हो जाना चाहिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोसाइलेशन। सेंट्रियोल, स्पिंडल फॉर्मेशन, दैट्स इट। The shorter and longer arm of a submetacentric chromosomes are, बहुत easy है, बहुत easy। नहीं भी अगर वैसे मैंने, मुझे याद आ रहा है मैंने करवाया था, लेकिन नहीं लिखवाया था ना ये, तो ये याद कर लो और इसको कहीं नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शॉर्टर आर्म और लॉन्गर आर्म, पी और क्यू आर्म बोलते हैं इसको, है। उससे कोई मतलब नहीं, आम वही रहेगा, पी क्यू, पी क्यू। वो हम देख के और तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, वैसे पी क्यू ही होता है, ठीक है, मेनली पी क्यू होता है। थोड़ा सा ऑनलाइन वालों से भी मुखाते बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आंसर वांसर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्यों बेटा गोविंद, समझ में आ रहा है? राइबोसोम में नहीं होता है, विकास गिरी, यस मैम, ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है। आराम से ऑनलाइन बैठो तुम लोग। गोविंद और विकास गिरी आंसर देते जाओ बेटा, थोड़ा हम चैट बॉक्स में चेक करते रह रहे हैं, ये मत सोचना कि चैट बॉक्स में चेक नहीं हो रहा है, आराम से बैठे रहोगे तुम लोग, ठीक है। हाँ जी, बताइए इसका। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, देखो करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा है, हाँ ये बात ध्यान दो, नॉट करेक्ट पूछा है ये। और ये तुम लोग यहीं पे नहीं, ये गलती वहाँ, अभी तो इतना टाइम है। अब जैसे तुम्हारा सही जा रहा है सेल का सब, तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब तुम टाइमर लगा के सेल को सॉल्व करोगे, समझ गए। क्वेश्चन जो मिलेंगे असाइनमेंट में नीट वाले बच्चों को, जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन मैं देती जाऊंगी, उसको तुम टाइमर लगा के सेट करोगे, तो तुम कितनी देर में कर ले रहे हो, तब तुम वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आओगे। लाइसोसोम्स वैसे टेस्ट हो ही रहे हैं, तो इतना कोई वो है नहीं, लेकिन अभी जैसे ये सारी चीज़ें कर लो, फिर एक टाइम आएगा टाइमर लगा के करना है। क्या बोलो बोलो, कैसे तुम लोग का दिमाग, अब दिमाग काम करना बंद हो गया भैया। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है, भी तो सही है। formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum, hydrolytic, एक membrane bound 54 D, membrane bound सही है, D वाला होगा, 54 D वाला होगा। Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum, कैसे हो गए? नहीं, बिल्कुल गलत है। पैकेजिंग होती है, तो ये कैसे तुमने सोच, पैकेजिंग इन, आगे का टर्म देखो, आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल गलत। कैसे पैकेजिंग यहाँ पे किसके हो रही है, हमको ही कंफ्यूज करना चाह रहे थे तुम्हें भैया। देखो पैकेजिंग कैसे, पैकेजिंग मतलब ये नहीं होता है पैकेजिंग
लाइसोसोम खुद एक वेसाइकल की तरह होता है, काम करता है, पैकेजिंग को खुद अपने अंदर करा सकता है। इसमें ये बोल रहा है, इसमें लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई मतलब नहीं है। तो आपका फर्स्ट वाला एकदम सही है, दूसरा एकदम सही है, अंडर एसिडिक पीएच काम करेगा। सी वाला क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सही है। और आपका डी वाला क्या है, अब आपका काम क्या है कि आप एक जगह कॉपी में जाके लिखेंगे कौन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कौन से नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? बताइए। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी सी ऐसी होती है तो वो क्या करेगी, हमारी अलाउ कर देगी। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड इन फोल्डिंग, सही है, ये आपने पढ़ रखा है, ये भी आपने पढ़ रखा है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम होता है इसके पास। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन में तो होते ही नहीं है, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि इनर मेम्ब्रेन से हमेशा श्वसन वाले एंजाइम्स होते हैं। अंकित, समझ में आ रहा है? श्वसन वाले जितने भी श्वसन वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हमारे आंतरिक भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनकरेक्ट पूछा था ना, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इज लाइक बी वाला आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए? किसके पास डीएनए नहीं होता है, बताइए। तुमको सोनू हम बताएंगे, इसीलिए कहते हैं पीछे बैठो, आगे बैठो। ठीक है, एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, डज नॉट कंटेन पूछा है। क्लोरोप्लास्ट में होता ही है, तो ये वैसे भी सही हो गया। और न्यूक्लियर एनवेलप और माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही है, तो ये वैसे ही निकल गया। बचा क्या, लाइसोसोम और वैक्यूल में कहाँ पे जो है डीएनए देख रखा है भाई, तो डी वाला हमारा सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? मेरा फेवरेट टॉपिक, बताइए। अभी पहले वाली स्लाइड में ही आंसर था इसका। आधी स्लाइडें, आधी चीज़ें सेल में इतनी इंटरकनेक्टेड हैं सोनू और अंकित कि तुम लोग को देख रहे होते तो अभी इसका आंसर ऐसे ही दे दोगे। अब देखो, हाँ, थोड़ा तेज बोलो तो अभी हम बी का डी सुन लेंगे, बी का सी सुन लेंगे। बी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये सही क्या पूछा है, जरा देखो ऊपर देखो। अरे भाई, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, सेल डिवीजन में ये हेल्प कर रहे थे। ठीक है, सही हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन याद आ जाना चाहिए कि सेल डिवीजन से ही जो है क्या कहते हैं, नहीं एक मिनट, ट्रू फॉर हम ही गड़बड़ गए। ट्रू मतलब कौन सा सही है इसके लिए, तो प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। स्पिंडल फॉर्मेशन में भी ये काम करता है। इस पर कुछ कंफ्यूजन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्पिंडल फॉर्मेशन में भी एक्टिव राइबोसोमल, सही तो ये है, डी वाला सही है कि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कराता है। न्यूक्लियोलस ये भी है डिवाइडिंग सेल, ये कंफ्यूजन है। इनकरेक्ट, वैसे देखो सबसे सही इसमें डी वाला है। ठीक है, तो डी वाला तो करेक्ट मानना है, बाकी इसको हम एक बार रीचेक कर लेंगे, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे।
लेकिन डी इसका सही इसलिए है क्योंकि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है ये, अभी आगे पर देखा था। ठीक है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, बताओ एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड सुना, सोनू सुना, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया सुना। जितनी जब भी मैं गोल्जी बॉडी की बात जब भी क्लास में करी हूँ तो मैंने ये बताया है कि वेसाइकल्स इससे निकलती रहेंगी। ठीक है, और ये पैकेजिंग करके पोस्ट मास्टर की तरह काम करता है, पहुँचाने का, पोस्ट मास्टर की तरह। ठीक है, तो यहाँ से तुमने जो पढ़ा है उससे आंसर तुरंत निकल गया। तुम्हें क्या लग रहा है ऑप्शंस, ये पूरी बायोलॉजी के इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं, मतलब ऑप्शन बना के दे दिए जा रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन ऐसे थोड़ा ना बना के दिए जाएंगे कि जो है जो एकदम सेल से मिलते जुलते रहेंगे। अब जैसे फैटी एसिड ब्रेक डाउन, तो ये तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बायोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड हो गया। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड ये प्रोटीन से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये पता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटरी वेसिकल बनाता है, जैसे इसी तरीके से पहले वाला भी है, इसमें जो तुम्हें अगर जैसे कभी कभी ऐसे नीट में भी होता है ना, कुछ आंसर ऐसे होते हैं नियर एंड डियर होते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें पता है कि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करा रहा है तो मतलब ये तो हो ही गया। ऐसा थोड़ा ना कि वो क्वेश्चन छोड़ दोगे। मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन बहुत नियर डियर दे दिए, ठीक है, दो ऑप्शन नियर डियर, जो उसका मेन आंसर है उस पर तो करेक्ट मारोगे ना। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन में ऐसा आता है, कन्फ्यूज़न आता है, तो वो क्या होते हैं कि बच्चा अटेम्प्ट नहीं करता है ये सोच के कि इसका क्या होगा, लेकिन उसको अटेम्प्ट करके आओगे तो मान लो वहाँ पे कन्फ्यूज़न भी हुआ तो उसके नंबर आगे मिलेंगे, या तो वो क्वेश्चन ही कंसीडर होगा या तो उसके नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इसका आंसर पता चल गया कि नहीं पता चल गया, बी वाला सही होगा। ठीक है, इसका बताइए। Which of the following events does occur in rough endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन फोल्डिंग होती नहीं है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता नहीं है, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड्स नहीं होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होती है। वही तो देख रहे हैं, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड। देखिए, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराता है हमारा? लिपिड सिंथेसिस कराता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर? Which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? कौन सा नहीं होता है? तो प्रोटीन से रिलेटेड ये सही हो गया, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन ये सही हो गया, ठीक है, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड सही हो गया, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस गलत हो गया। हम भी कंफ्यूज कर गए थे, हम सोचे कि सही पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तुमको समझ में आ गया? क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड मतलब समझ में आया? तब फिर क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड मतलब ये होता है जब भी प्रोटीन यहाँ से बनी, ठीक है, प्रोटीन यहाँ से बनती है। अब देखो यहाँ पे सिलेबस में उतना सा और दे दिया ये सारी चीज़ें। प्रोटीन जब बनती है तो प्रोटीन के 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होती है? प्रोटीन हमारी एक्टिव होती है। जो तुम लोग कह रहे हो ना बायोमोलिक्यूल अभी नहीं पढ़ाते मैम, तो अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसमें ये एक्टिव हो जाएगी। तो जब एक्टिव हो जाएगी तो पहली बात तो फोल्डिंग, प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहा है तो फोल्डिंग भी होगी यहाँ पे। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कि ग्लूकोज मोइटी भी ऐड होती है। ठीक है, ग्लूकोज मोइटी भी क्या होती है? अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे तो ये दे दिया है, अगर यहाँ पे गोल्जी बॉडी दे दे कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, तो वो होगा हमारा गोल्जी बॉडी में, मेनली गोल्जी बॉडी में होता है, ये बात याद रखना। ठीक है,
अब यही होता है कि इसमें देखो क्वेश्चन कहाँ तक इन्होंने ऑप्शंस डाल दिए हैं। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन क्या हो गया, ग्लूकोज मोइटी जो जोड़ते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। कितनी बात क्लियर है? ठीक, इसको नोट डाउन कर लेना। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड हम क्या कह रहे हैं, मतलब कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन, मान लो कोई प्रोटीन गोल्जी बॉडी के लिए बनी है तो वो गोल्जी बॉडी पे ही आएगी। तो ये यहाँ पर ये जो सिग्नल पेप्टाइड मतलब होते हैं, मतलब ये जो पेप्टाइड क्या होता है हमारा, क्या होता है पेप्टाइड, एमाइनो एसिड के बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो हर चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन जानी हो उसके लिए पर्टिकुलर सीक्वेंस हैं, गोल्जी बॉडी के लिए पर्टिकुलर सीक्वेंस हैं, सबके लिए पर्टिकुलर सीक्वेंस हैं। इतना आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा है तो ये बताना मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये तीनों इसलिए इन्होंने दिए हैं। और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होगी, सीधी बात है। अगर SER होता तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होती। ठीक, अब इसका बताइए। हाँ, ठीक, लिखवा देंगे। इसका बताइए, ये तो किया ही नहीं है। इसका पूरा वो दिखवा देंगे। ठीक है, तो इसको रहने ही दो। वैसे इसमें D वाला सही होगा। ठीक है, इनकरेक्ट है जो, अब ये मत सोचना करेक्ट है वो। ये चीज़ बहुत, देखो ये कन्फ्यूज़न जब वहाँ पे टाइम बाउंड में होंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट और करेक्ट कन्फ्यूज़न होता है। अभी देखो हम लोग इतनी जल्दी मतलब थोड़ा टाइम लेके करें तब भी इनकरेक्ट करेक्ट में कन्फ्यूज़न आ जा रहा है। ठीक है, अब सोचो जब वहाँ पे टाइम बाउंड की चीज़ होती है हम लोग क्यों नहीं वहाँ पे सॉल्व आउट कर पाते हैं, सब कुछ आते हुए भी। रीज़न इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती है। क्यों कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ में आया? मिलेंगे बाद में किसी क्लास में, समझा देंगे क्लास के बाद। ये हो गया। इसका बताइए जल्दी से, टाइम तो बहुत हो गया होगा। आंसर बताओ। हाँ, क्या बताएं मैम, ये अच्छा था। हाँ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इन सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा, हाँ नहीं, देखो न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम होगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियस से राइबोसोम आएगा। यहाँ पे वो मत, जैसे तुमने ये सोच के बोला होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिसाब से तुमने आंसर बताया। ठीक है, लेकिन प्रोटीन बन कहाँ रही है? देखो ये पूछा है ना, सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन बननी भी तो चाहिए। तो पूरा सीक्वेंस में, अगर ये सीक्वेंस में देखो आंसर दिया है तो राइबोसोम हो गया, ER हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, सेक्रेटरी वेसाइकल हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसका कभी तुम लोग को ज़्यादा समझना होगा तो बाद में ऐसे टाइम बचेगा तो उसका डायग्राम बना के समझा देंगे। इतना तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बस इससे क्वेश्चन आया तो इसको देख लो। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। ठीक, तो B वाला हमारा इसमें सही है, B वाला इज़ राइट। बताइए क्वेश्चन नंबर 62। टाइम हो गया? किसने बोला? हमको तुमसे बहुत, एक मिनट रुको जरा।